एक बार इसको फिर से समझिए। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह से हमको मिलती है, या कैसे मिलती है? व्हेनेवर ए न्यूक्लियस इज ब्रोकन इनटू अनदर न्यूक्लियस एंड दैट न्यूक्लियस इज ऑफ हायर बाइंडिंग एनर्जी, लोअर बाइंडिंग एनर्जी टू हायर बाइंडिंग एनर्जी। ये प्रोसेस नेचर में अपने आप भी होती है और हम भी करते हैं। जब ये नेचर में अपने आप होती है तो एक कॉर्नर से इस तरह से छिटकते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर के अंदर के पार्ट कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये उसमें से छिटकते जाते हैं। अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, कभी एनर्जी बाहर निकलती है। दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। दिस विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम क्या स्टडी करेंगे? एक बड़ा सा न्यूक्लियस है 235, बड़े साइज का न्यूक्लियस। वो इतना बड़ा होता है कि अगर वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर के अट्रैक्शन के फोर्सेस उसको संभाल नहीं पाएंगे और वो टूट जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही बड़ा होता है न्यूक्लियर फोर्सेस, जो अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं साइज बढ़ने से। तो जो सबसे बड़ा हमको न्यूक्लियस मिलता है U-235, इसमें अगर हम एक न्यूट्रॉन को एंटर करा दें तो उसका साइज और बढ़ जाता है। U-235 में हमने एक न्यूट्रॉन को एंटर कराया, जैसे ही ये अंदर जाता है ये इधर वालों को पुश करता है, ये सब मिलकर उसको वापस ढकेलते हैं, इजेक्ट आउट करते हैं, उसको इधर पुश करते हैं। फिर ये इधर वाले उसको इधर पुश करते हैं, तो अंदर में कुछ ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी शेप ऐसी हो जाती ये। और ये ऑसिलेशन फिर रुकते नहीं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और उसकी शेप ऐसी हो जाती। शेप ऐसी हो जाती मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं वो या तो इस तरफ आ जाते हैं या इस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा ऑसिलेशन होता है सभी पार्ट्स का। धीरे धीरे ये वाला पोर्शन बहुत वीक हो जाता है, यहाँ पर एक नेक डेवलप हो जाती है और अल्टीमेटली ये यहाँ से टूट जाता है। और ये ड्रॉप, पानी के ड्रॉप की शेप में इस तरह से टूटता है, और जब टूटता है इसमें से 3 न्यूट्रॉन छिटक के बाहर आ जाते हैं, और ये 2 न्यूक्लियस हमको ऐसे मिलते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के या थोड़े बहुत बड़े। सो दिस इज आर्टिफिशियल फिजन। जब ये ऐसा होता है तो यहाँ से बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है। एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है, और ये वो एनर्जी है जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे, जो हमको मिलती है। ये न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। तो इसका रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे? एक न्यूट्रॉन जो 235 में एंटर किया, इसको इसने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद हमको बहुत सारे टुकड़े मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूरेनियम के बहुत सारे न्यूक्लियस थे, हमने उसमें बम्बार्डमेंट किया न्यूट्रॉन का, तो सब टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े उसमें से टूट गए। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर टुकड़ा बिल्कुल बीचों बीच टुकड़े, बीचों बीच टूटे, जरूरी नहीं है। कोई ऐसा टूट जाता है, कोई ऐसा टूट जाता है, इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन में टूटते हैं। हम उसको जोड़कर बना लेते हैं कि कौन सा टुकड़ा टूटा और उसके साथ दूसरा उसका पेयर कौन है, क्योंकि हमको इसका टोटल मालूम है 235। तो जब भी फिजन होता है, जब भी न्यूट्रॉन से ब्रेक होता है, तो देयर इज नो रूल कि वो कोई 2 पर्टिकुलर न्यूक्लियस में ही टूटेगा, वो किसी में भी टूट सकता है। जब वो बहुत सारे न्यूक्लियस में टूटता है तो हमने उसमें से कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए, और उस कॉम्बिनेशन में हमने देखा जो सबसे मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा हमको कॉम्बिनेशन मिलता है, एक टुकड़ा बेरियम का बनता है विच इज़ 56-144, और दूसरा टुकड़ा इसमें हमको क्रिप्टॉन का मिलता है, क्रिप्टॉन विच इज़ 3689, और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन फ्री निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन ये।
ये उसमें से निकलते हैं। लेकिन सिर्फ यही निकले ऐसा नहीं है। अगर हमने 100 न्यूक्लियस तोड़े तो उसमें से कुछ परसेंटेज ही ये हमको मिलेगा, दूसरे कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं। वो कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं? वो कॉम्बिनेशन इस तरह के हो सकते हैं। एंटीमनी भी हमको मिलता है, और जब एंटीमनी मिलता है तो जितने एंटीमनी के न्यूक्लियस मिलते हैं उतने ही हमको नियोबियम के न्यूक्लियस भी मिलते हैं। एंड दिस इज नियोबियम 4199। और इसके साथ में 4 न्यूट्रॉन इजेक्ट होते हैं। और एक्शन इसमें भी वही हुआ है, एक न्यूट्रॉन हमने हिट कराया, यूरेनियम 235 न्यूक्लियस पर हिट हुआ। पहले तो ये इसके अंदर चला जाता है, जैसे ही इसके अंदर जाता है ये क्या बन गया? ये बन गया U-236-92, ऐसा बन जाता है। अब ये जो U-236-92 है, दिस ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों? इसका साइज बहुत बड़ा होता है, और ये फिर आगे टूट के ये चीजें हमको मिलती हैं। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास, एंड दैट इज ज़ेनॉन। दिस इज 54-140, और इसका जो पेयरिंग पार्टिकल है, दैट पार्टिकल इज स्ट्रोंशियम SR। दिस इज 3894, 3894, और इसके साथ हमें मिलते हैं न्यूट्रॉन। सो ऑन द एवरेज एक फिजन में हमको 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। 3 मिलते हैं, कभी 4 मिलते हैं, कभी 2 मिलते हैं। इनका एवरेज आप लेंगे तो 3 न्यूट्रॉन हमको हर फिजन में मिल जाते हैं। ओके, अब ये जो हमको बेरियम मिलता है, क्रिप्टॉन मिलते हैं, ये जो मिलते हैं, ये सब न्यूक्लियस भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं। ये मिलने के बाद स्टेबल हो जाएंगे ऐसा नहीं है, ये भी रेडियो एक्टिव होते हैं, और ये फिर और अपने आप टूटते जाते हैं। अपने आप टूटते हैं, इसमें से पार्टिकल निकलते हैं, इसमें से रेडिएशन निकलता है, और फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन फिर से एक बार चेंज होता है, जब इसमें से अल्फा पार्टिकल यानी कुछ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाते हैं। तो ये सारे ये पार्टिकल भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल होते हैं। ओके, तो इसलिए हाँ, these are known as daughter products। तो ये जो आर्टिफिशियल फिजन होता है, we get lot of energy in this। अब इसमें हमको एनर्जी कितनी मिलती है, ये एनर्जी की क्वांटिटी हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, आपको याद होगा। ये ग्राफ इस तरह से हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ था, और ये आयरन सबसे ऊपर था, और यहाँ जाके कौन था? यूरेनियम 235, एंड हियर इट वाज आयरन। ये जो 235 है, ओके, अप्रोक्सीमेटली 240, U-235, 238 ऐसा 240 न्यूक्लियन थे। इसको तोड़ के हमने 120 के 2 न्यूक्लियस बना दिए। सपोज 240 वाला जो था, इसका बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी थी 7.6। जो हमने 120 वाले बनाए, उस 120 की यहाँ पर नियरली 120 वालों की बाइंडिंग एनर्जी होती है 8.5। तो इसको जब हम तोड़ेंगे 240 को, 2 टुकड़े बनेंगे 120, और उसके हर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? 8.5। तो 7.6 था, 8.5 वाले पार्टिकल बन गए।
तो हमको उन्होंने एनर्जी वापस कर दी। कितनी एनर्जी मिली हमको? एक न्यूक्लियॉन में 0.9। एक न्यूक्लियॉन में अगर 0.9 मिली और ये न्यूक्लियस था कितना बड़ा? ये था 240 न्यूक्लियॉन्स का, तो टोटल एनर्जी हमको कितनी मिली? 240 इंटू 0.9, दैट इज 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन, दिस इज लॉट ऑफ एनर्जी। तो यूरेनियम का सिर्फ एक न्यूक्लियस टूटने से हमको 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। सो दिस इज न्यूक्लियर एनर्जी व्हाट वी गेट फ्रॉम द फिजन। इस न्यूक्लियर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में और उससे हम अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है इसको हम किस तरह से रिसीव करते हैं, किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करेंगे एंड दैट डिवाइस इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर। सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हमको इस प्रोसेस में, फिजन के प्रोसेस से एनर्जी लेनी है। तो फिजन के प्रोसेस में रिएक्शन हमने देखा, एक न्यूक्लियस होगा यूरेनियम का जिसको हमने न्यूट्रॉन से हिट करना है। तो ये न्यूट्रॉन हमको कहाँ से मिलेगा? तो आंसर है जो भी रेडियो एक्टिव नेचुरल मटेरियल हमको नेचर में मिलते हैं उससे न्यूट्रॉन हमेशा निकलते रहते हैं, अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं, वहाँ से हमको मिलेगा। ठीक है, उससे हम न्यूट्रॉन लेकर आएंगे और उसके बाजू में यूरेनियम रख देंगे, या यूरेनियम के ही हमने 2 पैकेट नेबर में रख दिए, नेबरहुड में। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है यूरेनियम, इसमें से रखे रखे ही ऑटोमेटिकली यहाँ से अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, ये सब निकलते रहते हैं। ये निकलेंगे, इस यूरेनियम के न्यूक्लियस को हिट करेंगे, इसमें से निकलेंगे, इसके न्यूक्लियस को हिट करेंगे। तो जब ये न्यूक्लियस को हिट करेंगे तो वो रिएक्शन हो जाएगा। इस तरह से हम उस रिएक्शन को कराने की कोशिश करते हैं। इस रिएक्शन के लिए हमने देखा कि इस रिएक्शन के लिए हमको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी चाहिए। ये रिएक्शन होता है या नहीं होता है, इसके थोड़े से फीचर्स आपको समझने हैं। हमने यूरेनियम रखा, एक क्वांटिटी, फिजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो उसके हमने रीज़न तलाशे कि फिजन नहीं हो रहा है। हमने पूरा प्लांट लगा के रखा और हम ऐसा उपाय करेंगे कि फिजन हो। तो फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाई फिजन विल नॉट हैपन एंड व्हाई फिजन विल हैपन। तो इसे देखिए। पहले तो हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा है, दैट इज दिस रिएक्शन। इसमें ये दोनों पार्ट्स निकलते हैं, न्यूट्रॉन निकलता है। दिस डॉटर मटेरियल, दिस इज नोन एज डॉटर न्यूक्लियस, जो इससे बना। ये डॉटर न्यूक्लियस फिर से टूटेगा तो इसमें से और न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये न्यूट्रॉन आगे जाकर किसी दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस को हिट करेंगे। तो ये जो रिएक्शन होता है, दिस इज नोन एज चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए सबसे पहले हमको एक चीज पढ़नी है एंड दैट इज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में हमने एक यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन से हिट किया, इसके यूरेनियम के 2 पार्ट हो गए। ठीक है, 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गए और 3 न्यूट्रॉन निकले। यहां पर मैं उन डॉटर न्यूक्लियस को नहीं दिखाता, 3 न्यूट्रॉन को दिखाता हूं। ये 3 न्यूट्रॉन इसमें से निकले। ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, इन 3 न्यूट्रॉन ने फिर से 3 यूरेनियम को हिट किया। ये 3 यूरेनियम को हिट किया तो फिर ये यूरेनियम के भी 2 टुकड़े हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। बहुत सारी एनर्जी निकली और हर एक में से
फिर 1 2 3 न्यूट्रॉन इसमें से निकले और इसमें से भी 1 2 3 न्यूट्रॉन इसमें से निकले और इसमें से भी 1 2 3 ये इसमें से निकले। तो इस तरह से 9 न्यूट्रॉन्स हो गए। इन्होंने जाके फिर से एक एक यूरेनियम को हिट किया और हर एक में से फिर 3 3 3 ये इतने न्यूट्रॉन निकले और जितने न्यूट्रॉन निकलेंगे उतने यूरेनियम फिर टूटेंगे। ये जो प्रोसेस होती है दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एक को तोड़ा, 1 सेकंड क्या 1 मिली सेकंड भी नहीं बीतता है कि ये प्रोसेस ऐसा 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 10 स्टेप आगे बढ़ गई। तो ये जो इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं मिलियंस ट्रिलियंस न्यूट्रॉन निकलते हैं और उतने यूरेनियम टूटेंगे। अगर इतने ज़्यादा यूरेनियम एक साथ टूटेंगे, सबकी एनर्जी निकलेगी तो ये एनर्जी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी दैट इट विल बी ए ब्लास्ट। ओके, तो 2 चीज़ें हम पहले इसमें 2 टर्म्स याद रखते हैं। इसने इसको तोड़ा, इसने इनको तोड़ा और इनके कारण ये सारे टूटे, इनके कारण इसके आगे वाले टूटेंगे। ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज नोन एज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन मतलब हमने स्टार्ट किससे किया 1 से, उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड होते चला गया। ऑटोमेटिकली स्प्रेड होना दिस इज नोन एज चेन रिएक्शन। तो ये चेन रिएक्शन हो गया। ये चेन रिएक्शन 2 तरह के हो सकते हैं। एक, इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि ये अनकंट्रोलेबल एनर्जी हो जाएगी। अनकंट्रोलेबल, ये जो अनकंट्रोलेबल एनर्जी हो जाएगी दिस विल टर्न टू ब्लास्ट। हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इतनी एनर्जी निकलेगी ब्लास्ट। और ऐसे ब्लास्ट को हम क्या कहते हैं बॉम्ब। और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, रेडियो एक्टिव मटेरियल, गामा रेज, हीट, ये सब निकलेगा इसमें। एंड दिस इज नोन एज न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बॉम्ब। ठीक है, दिस इज अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन इज द एटम बॉम्ब। ठीक, उसके बाद दूसरे तरह का चेन रिएक्शन हम कर सकते हैं। वो चेन रिएक्शन ऐसा है कि इसमें से ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, हमने ऐसा इंतज़ाम किया कि ये 2 न्यूट्रॉन इनको हिट ना करने पाए। यूरेनियम को ज़्यादा दूर दूर कर दिया और ये एक न्यूट्रॉन बीच से निकल गया, दूसरा बीच से निकल गया। तो हमने ये देखा कि 100 यूरेनियम से 100 यूरेनियम से 300 न्यूट्रॉन निकले। उसके सामने जो यूरेनियम रखे हैं उसको हमने दूर दूर कर दिया। दूर दूर करने से ये जो 300 न्यूट्रॉन इधर से जा रहे हैं, इसमें से 200 के सामने कोई यूरेनियम नहीं पड़ता, 100 के सामने फिर यूरेनियम पड़ता है। तो वो 100 टूटते हैं, 100 टूटे, उन्होंने फिर कितने न्यूट्रॉन दिए 300। उस 300 के सामने फिर से यूरेनियम दूर दूर हैं, 200 किसी को टारगेट नहीं कर पाते, 100 फिर टारगेट करते हैं, तो फिर कितने यूरेनियम टूटे 100। तो हर बार कितने यूरेनियम टूट रहे हैं 100 100 100 100 100, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो जैसे यहाँ पर 3 टू द पावर n हो रहा था, ये वो वहाँ पर 3 टू द पावर n नहीं होता, 3 टू द पावर 1 ही रहता है, क्योंकि बाकी जो 2 हैं उसको हम वेस्ट करवा देते हैं अपनी टेक्निक से। ओके, तो इस तरह से ये जो एनर्जी निकलेगी ये एनर्जी मल्टीप्लाई नहीं होगी, दिस विल बी यूनिफॉर्म, एक जैसी एनर्जी उसमें से निकलती जाएगी। 3 यूरेनियम के टूटने से फिर 3 यूरेनियम 3 यूरेनियम 3 यूरेनियम, जो हम डिसाइड करेंगे 200 यूरेनियम 200 200 200 200, मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो हम उतनी एनर्जी निकालेंगे जितनी एनर्जी को हम ले जाकर अपने पावर हाउस में स्टीम बनाकर उससे पावर बना सकें। जब ऐसा हो जाता है कि उसका रेट यूनिफॉर्म कर लेते हैं तो हम इसको कहते हैं दिस इज कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन।
क्योंकि जितनी उसमें से हीट निकलेगी उतनी हीट को हम वहां से बाहर निकाल देंगे, फिर उतनी हीट बनेगी, फिर बाहर निकाल लेंगे, फिर उतनी हीट बनेगी, बाहर निकाल लेंगे। और अगर हमने उतनी हीट नहीं निकाली, अंदर में ज्यादा रिएक्शन हो गया, ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, तो अनकंट्रोलेबल ब्लास्ट, इसमें रिएक्शन कैसे होते हैं? मल्टीप्लाई। कंट्रोलेबल रिएक्शन, इसमें वन फिजन लीड टू वन फिजन, one fission lead to one fission, and another fission will lead to another one fission. So this is controllable chain reaction. Energy produced is taken out. जितनी एनर्जी बनेगी उतनी एनर्जी बाहर निकाल ली जाएगी। ये कंट्रोलेबल। इस तरह से दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। एक तीसरी तरह का रिएक्शन आई थिंक वो भी होता है। वो रिएक्शन ऐसा होता है कि हमने पहले 100 यूरेनियम को हिट कराया, उसमें से 300 न्यूट्रॉन निकले। 300 के सामने जितने यूरेनियम आएंगे उतने को वो हिट करके फिर तोड़ेगा। उस 300 के सामने सिर्फ 20 यूरेनियम आए, 20 आए और बाकी के न्यूट्रॉन के सामने कोई यूरेनियम नहीं पड़ा, तो वो 20 के कारण सिर्फ 60 पार्टिकल निकलेंगे। अब उस 60 के सामने सिर्फ 10 आए, यूरेनियम कम आ रहे हैं, उस 10 से तो सिर्फ 30 निकलेंगे। वो जो 30 निकलेंगे उसके सामने सिर्फ 5 यूरेनियम आए, तो 15 हो गए। और उस 5 के जो 15 बने उनके सामने 2 यूरेनियम आए, तो कितने आ गए? 6 न्यूट्रॉन। 6 न्यूट्रॉन निकले, उसके सामने 1 यूरेनियम आया। उस 1 यूरेनियम से कितने निकलेंगे? सिर्फ 3 न्यूट्रॉन, उनके सामने यूरेनियम आया ही नहीं, वो ऐसे ही खाली चले गए। फिर क्या होगा? रिएक्शन बंद हो जाएगा। और मोस्टली ऐसा ही होता है, रिएक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? तो इसलिए नहीं हो पाता कि नेचर में जो हमको यूरेनियम मिलता है वो यूरेनियम एक प्योर यूरेनियम 100% यूरेनियम एटम्स वाला मटेरियल हमको मिले, इट्स नॉट पॉसिबल। पहली चीज, हमको जो यूरेनियम मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड, वैसे ही उसका ऑक्साइड ही मिलता है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ये आप मेटलर्जी में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वैसे यूरेनियम का ऑक्साइड मिलता है। और ये जो यूरेनियम का ऑक्साइड मिलता है इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। अगर हम 1000 टन इसका ओर लेंगे तो उसमें यूरेनियम हमको कुछ ग्राम मिलता है, फ्यू ग्राम्स। इसका मतलब आप सोच लो कि अगर उसके 1 लाख न्यूक्लियस हैं तो 1 लाख में से 2-4 न्यूक्लियस यूरेनियम के होंगे बस, और बाकी नॉन यूरेनियम न्यूक्लियस हैं। तो क्या गारंटी है कि जो हम न्यूट्रॉन भेज रहे हैं वो यूरेनियम को हिट करेगा? नो चांस, बहुत कम चांस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं तो हर कोई यूरेनियम से एनर्जी लेना शुरू कर दे। तो यूरेनियम में अनकंट्रोलेबल फिजन तो बात की बात है, पहले तो यह है कि हम रिएक्शन, चेन रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं कर पाते। तो इसके रीजन क्या होते हैं? रीजन फॉर नॉट हैविंग ए चेन रिएक्शन, not starting a chain reaction. Number 1, poor concentration.
ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। इसको पढ़ने से अब आप समझ गए क्या प्रॉब्लम है कि यूरेनियम हमको मिलता ही नहीं है। जो मिट्टी हमको मिलती है उसमें यूरेनियम बहुत कम और बहुत रेयर होता है। ये एक चीज। दूसरा प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम, जिस न्यूट्रॉन को हम भेजते हैं वो न्यूट्रॉन हम कहां से लाते हैं? एक यूरेनियम से वो निकलता है। उसने अगर दूसरे यूरेनियम को हिट किया तो उस यूरेनियम से वो यूरेनियम टूटेगा और उसमें से फिर न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब ये जो न्यूट्रॉन निकलता है इसके पास कुछ स्पीड होती है, इसके पास कुछ एनर्जी होती है, बहुत होती है। उस एनर्जी के कारण हमको प्रॉब्लम होता है। उस एनर्जी के कारण किस तरह से प्रॉब्लम होता है? उस एनर्जी से प्रॉब्लम ऐसा होगा कि, हाँ देखिए, ये आपने कैरम बोर्ड की गोटी को देखा है। हम स्ट्राइकर बहुत जोर से मारते हैं तो ये जो गोटियों को हमने ऐसे रखा है, ये यहां से स्ट्राइकर जाएगा, जोर से हिट करेगा, नीचे वाली गोटी निकल जाएगी और ये पूरा ऐसा का ऐसा ही खड़ा रहेगा। तो हम इसको तोड़ नहीं पाते। तोड़ने के लिए हमको क्या टेक्निक चाहिए? तोड़ने के लिए हम स्ट्राइकर को थोड़ा सा स्लो हिट करते हैं। जब हम उसको स्लो हिट करते हैं तो क्या होता है कि स्ट्राइकर उसमें जाता है और जाकर आधा अंदर जाता है, उसकी एनर्जी खत्म होती है, वहीं फंस जाता है, उससे बाहर नहीं निकलता, उसके अंदर घुस जाता है। तो अगर वो यहाँ तक स्ट्राइकर चला गया और यहाँ जाकर ऐसे रुक गया तो अब आप देखेंगे ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये ऐसा टेढ़ा होगा, टेढ़ा होगा, पूरा का पूरा गिर जाएगा। तो अगर स्ट्राइकर नीचे से तेजी से ऐसा निकल गया तो ये पूरा का पूरा फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आधा निकला और वहीं फंसा रह गया तो ये टेढ़ा होके गिर जाएगा। इसी तरह से हमने जो ये प्रोसेस पढ़ी थी, ये वाली प्रोसेस, इस प्रोसेस को देखिए। एक न्यूट्रॉन यहां से गया, बहुत तेजी से गया, और ये जो गोला बना हुआ था, इस गोले में ये ऐसा इसके अंदर तेजी से गया तो इस गोले के ये जो यहाँ पर न्यूक्लियस थे, इन न्यूक्लियस ने इसको ऐसे जगह दी अंदर घुसने के लिए, जगह दी, ये ऐसे अंदर घुस गया, फिर ये वापस अपनी जगह पर आ गए, फिर ये और अंदर घुसा, उन्होंने जगह दी तो यहाँ से जाते हुए दूसरी तरफ से निकल गया, सब न्यूक्लियस अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए, फिर से सब सेट हो गया। ठीक है, तो नहीं टूटा, ये ऐसा गया, सब ने ऐसे जगह दी, फिर वापस आ गए और ये नहीं टूटा। तो फास्ट जब भी हम कोई चीज भेजते हैं वो ग्रुप को तोड़ नहीं पाती। जैसे एक जगह पर 20 लोग खड़े हैं और उतनी ही जगह है उस कंपार्टमेंट में, 20 लोगों के ही खड़े होने की जगह है, 21 नहीं आ सकते। ओके, एक बच्चा बड़ी तेजी से आता है, हटो 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 करके, तो सब थोड़ा सा ऐसे होते हैं, चले जाओ, और वो ऐसे हुए, बच्चा ऐसा निकला, फिर से सीधे हो गए, सब सीधे हो गए, ऐसा टेढ़ा हुआ, बच्चा निकल गया, सीधे हो गए, बच्चा पूरा भीड़ को पार करके चला गया, क्योंकि वो बड़ी तेजी से आया था। दूसरी बार वो धीरे से आया और एक आदमी ऐसा हुआ, वो यहाँ खड़ा हुआ और आगे गया ही नहीं, यहीं खड़ा रह गया। अभी आदमी बोलता है तुम हटो, मेरे को सीधा खड़ा होना है, तो क्या करेगा? अब क्या हो गया, पूरे ग्रुप का साइज जो 20 का था वो 21 का हो गया और 21 की जगह नहीं है, तो क्या होगा? टूटेगा, वो ग्रुप अब टूट जाएगा। तो किसी भी ग्रुप को तोड़ने के लिए ये एक जनरल बात है, ग्रुप को तोड़ने के लिए बाहर से हिट नहीं करना पड़ता, अंदर से करना पड़ता है। उसके अंदर जाइए और अंदर जाके उसको तोड़िए, ये तोड़ने का तरीका है। एनीवे, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर न्यूट्रॉन यहाँ स्पीड से जाएगा तो यहाँ से इसको, ये सब उसको जगह देंगे और वो यहाँ से निकल जाएगा, ये फिर वैसे ही बन जाएगा। हम तो तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने के लिए हम क्या चाहेंगे कि न्यूट्रॉन इसके अंदर रह जाए, और रहने के लिए क्या जरूरी है कि उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो इसको हमने देखा,
उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए जितना काइनेटिक थ्योरी के अनुसार एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के, ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस की स्पीड होती है। तो हम न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना चाहते हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है। लेकिन न्यूट्रॉन हमको मिलते कहाँ से हैं? यूरेनियम से। तो यूरेनियम से मिलते हैं, हाई स्पीड मिलते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हमने उस न्यूट्रॉन को ना तो बनाया है और ना उसको इजेक्ट किया। सो हाई स्पीड न्यूट्रॉन इज अवर सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स। हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे? उसको पेनिट्रेट करके क्रॉस कर जाएंगे। तो पहले कंसंट्रेशन यूरेनियम का बहुत कम था। कुछ यूरेनियम का कंसंट्रेशन अगर हमको मिला तो हमने उसमें न्यूट्रॉन हिट किए तो पता लगा न्यूट्रॉन पेनिट्रेट करके चला गया, वो अंदर रुका ही नहीं, तोड़ ही नहीं पाया। और तीसरी चीज जो हमारा प्रॉब्लम था वो ये है कि अगर न्यूट्रॉन ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। 3, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं कि 3 to the power 1 ही रहे, उससे ज्यादा मत पड़े। तो ये हमारा अगला प्रॉब्लम था, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग द रेट, कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम ये तीन प्रॉब्लम दूर कर लें तो हम एक रिएक्टर बना सकते हैं, ये एनर्जी हमको मिल जाएगी। तो अगर आप ये तीनों चीज समझ लेते हैं तो आपको रिएक्टर भी बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे और क्यों उसके पार्ट्स बनते हैं। तो सबसे पहले ये जो चीज है, देयर इज ए पुअर कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो ओर होता है वो ओर अलग अलग लोकेशन पर टेस्ट करते हैं किस ओर में यूरेनियम ज्यादा है, उस ओर को यूज करेंगे। हमको यूरेनियम 235 की जरूरत है, उसके ओर को ढूंढेंगे, उस ओर को ढूंढकर उसमें से यूरेनियम ऑक्साइड को सेपरेट करते हैं और मिट्टी को धोते चले जाते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन केमिस्ट्री, इन मेटलर्जी। जैसे यहाँ पर भी हम एल्यूमिनियम लेते हैं तो जो मिट्टी हम लेके आते हैं वो क्या होती है? बॉक्साइट। उस बॉक्साइट को धोकर उसमें से क्या निकालते हैं? एल्यूमिना, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वैसे ही यूरेनियम का ओर लेकर आते हैं और उस ओर को वॉश करके, जो भी उसकी प्रोसेस है मेटलर्जी की, वो प्रोसेस करके हम उसमें से यूरेनियम ऑक्साइड वाला मिक्सचर निकालते हैं। प्योर यूरेनियम ऑक्साइड तो हमको मिलता ही नहीं। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एनरिचमेंट। मतलब उसके अंदर जो परसेंटेज है उसको और रिच करना, ओर के अंदर यूरेनियम की कंसंट्रेशन को रिच करना, इंक्रीज करना, दैट इज एनरिचमेंट। एनरिचमेंट कर करके हम इसको 0.7% तक लेके आते हैं और फिर उसको और ज़्यादा एनरिच करके यूरेनियम ऑक्साइड बनाते हैं। इस यूरेनियम ऑक्साइड को अगर हम स्टोर करेंगे तो उसमें से तो न्यूट्रॉन अपने आप निकलते हैं। न्यूट्रॉन अपने आप निकलेंगे तो वो दूसरे यूरेनियम को हिट करेंगे और वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम उसको रखेंगे कैसे, ये जो यूरेनियम बनाएंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन था। हमने ये देखा कि यूरेनियम में से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उसके सामने भी दूसरा यूरेनियम चाहिए जिसको वो हिट करे। हमने क्या किया, यूरेनियम की एक पतली सी रॉड ली, उसमें क्वांटिटी इतनी कम होती है कि न्यूट्रॉन कम निकलते हैं और जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उसके सामने उसको सफिशिएंट यूरेनियम नहीं मिलता, तो चेन रिएक्शन नहीं स्टार्ट हो पाता। अगर हम यूरेनियम की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दें इतने,
तो निकलने वाले न्यूट्रॉन भी ज़्यादा और सामने जो टारगेट मिलेंगे वो न्यूट्रॉन भी ज़्यादा, तो हिट होके चेन रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इससे हमको ये समझ में आता है देयर हैज़ टू बी सर्टेन क्वांटिटी इफ वी वांट टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो एक मिनिमम क्वांटिटी हमको चाहिए जिससे रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि जब हमको स्टोर करना है तो इस मिनिमम क्वांटिटी का सिर्फ 10% लेंगे और उसका यूरेनियम का हम एक रॉड बना देंगे। ये जो यूरेनियम लिया बनता है, इस यूरेनियम के पिलेट्स बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे आपने देखे होंगे मिश्री के टुकड़े होते हैं, वैसे उन सब टुकड़ों को एक एल्यूमिनियम ट्यूब के अंदर भर देते हैं। भर के ऊपर ढक्कन लगा दिया, ये एल्यूमिनियम ट्यूब को रैप कर देते हैं। एल्यूमिनियम ट्यूब को रैप कर देते हैं लेड से या किसी ऐसे मटेरियल से जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके अंदर से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे कम क्वांटिटी के कारण बहुत कम निकलेंगे और उसके ऊपर लेड है जो कि उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरे यूरेनियम तक नहीं पहुंचने देगा, तो चेन रिएक्शन नहीं स्टार्ट हो सकता। तो इन छड़ों को स्टोर कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी ये जो एल्यूमिनियम की ट्यूब्स बनती हैं, इन सब ट्यूब्स को ऐसा मिलाकर ऐसे बांध देते हैं। जब ये बांधते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, अब इसमें रिएक्शन हो सकता है। तो जब हमको रिएक्टर में लेना होता है तो ये वाली ट्यूब्स ले जाते हैं। दीज आर नोन एज फ्यूल रॉड्स। ये क्या चीज़ है? फ्यूल रॉड। और ये क्या चीज़ है? यूरेनियम स्टिक, यू कैन से, ट्यूब। तो यूरेनियम ट्यूब में रिएक्शन नहीं होता है, पर अगर किसी ने बहुत सारी यूरेनियम ट्यूब इकट्ठी करके बांध ली तो रिएक्शन हो जाता है। तो यूरेनियम ट्यूब बहुत सिक्योर रहती है, इसको लॉकर में रखते हैं और बहुत संभाल कर हाई सिक्योरिटी में रखते हैं। कुछ साल पहले 3-4 यूरेनियम रॉड्स ऐसे चोरी हो गए थे ट्रॉम्बे से, तो उसके लिए फिर बहुत सारे सिक्योरिटी अलार्म हुए और वो कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन से उन्होंने उसको ढूंढ लिया। बट इट इज़ ए अलार्मिंग सिचुएशन कि ये कभी भी चोरी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसको कोई भी मिला के बॉम्ब बना सकता है। एनीवे, तो इस तरह से हम इसके रॉड्स बनाते हैं, फ्यूल रॉड्स बनाते हैं और शुरू में छड़ों को अलग अलग स्टोर करके रखते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है। ये हमारा किसका सॉल्यूशन हो गया? कंसंट्रेशन का। ठीक है, एनरिचमेंट करके हम इसको फाइनल किस स्टेज तक पहुंचा देते हैं? फ्यूल रॉड्स। ठीक, एल्यूमिनियम के ट्यूब्स, उसके अंदर उसके बिलेट्स, छोटे छोटे टुकड़े और ऐसी बहुत सारी ट्यूब्स को मिलाकर फ्यूल रॉड्स, बिलेट्स, एल्यूमिनियम ट्यूब और इससे फ्यूल रॉड्स। अच्छा, उसके बाद ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हाई स्पीड न्यूट्रॉन, हाई स्पीड के न्यूट्रॉन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल प्रिंसिपल यूज करते हैं, कोलिजन का प्रिंसिपल। कोलिजन का प्रिंसिपल हमको क्या बताता है? दो मासेस जब आपस में कोलाइड करते हैं, अगर दोनों का मास इक्वल है तो उनकी वेलोसिटी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती। इसकी वेलोसिटी है 10, इसकी वेलोसिटी है 100। अगर ये ऐसे कोलाइड करेंगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 100। फिर से ये ऐसे जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी है 90, इसकी वेलोसिटी है 20। ये जाकर ये 90 वाले ने 20 वाले को ऐसे हिट किया तो ये फास्ट हो गया, इसकी 90 हो जाएगी और इसकी 20। हमको न्यूट्रॉन की स्लो स्पीड चाहिए, वो स्पीड चाहिए जो कि हाइड्रोजन के पास होती है, न्यूट्रॉन के पास होती है रूम टेम्परेचर पर या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो हम क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन रहते हैं इसके आसपास ड्यूट्रॉन भर देते। ड्यूट्रॉन हमको कहाँ मिलती है? वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन। और वाटर में ही
हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स रहते हैं विच आर ड्यूट्रॉन्स। वो भी H2O ही होता है, लेकिन उसमें कौन सा H यूज होता है? जो H में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, हैवी हाइड्रोजन उसमें यूज होती है, इसीलिए उस वाटर को हम कहते हैं हैवी वाटर। ओके, वो अगर हम उसके चारों तरफ मीडियम भर देते हैं और उसमें न्यूट्रॉन को छोड़ते हैं, तो वो न्यूट्रॉन जाते हुए अगर किसी ड्यूट्रियम से टकराता है तो क्या होगा? इस ड्यूट्रियम के पास काइनेटिक थ्योरी के अनुसार एक थर्मल वेलोसिटी है, इसके पास थर्मल वेलोसिटी है और इसके पास न्यूट्रॉन की हाई वेलोसिटी है। ये दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं। जब ये स्ट्राइक करते हैं तो हाइड्रोजन की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? हाई, और न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? लो। वो वेलोसिटी पहले हाइड्रोजन के पास थी और वो वेलोसिटी उसकी थर्मल वेलोसिटी थी। थर्मल वेलोसिटी इसको मिल गई न्यूट्रॉन को, तो ये न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कम हो गई, क्योंकि ये वेलोसिटी बहुत कम होती है और न्यूट्रॉन की वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है। तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन स्लो स्पीड में कन्वर्ट हो गया। इसके पास जो हाइड्रोजन के पास वेलोसिटी थी, दैट वाज ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, इसलिए उसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और वो वेलोसिटी जब न्यूट्रॉन को मिल जाती है तो न्यूट्रॉन का नाम बदल के हमने कर दिया थर्मल न्यूट्रॉन। तो ये वाले कौन से न्यूट्रॉन होते हैं? थर्मल न्यूट्रॉन। तो थर्मल न्यूट्रॉन और रेगुलर न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है? रेगुलर न्यूट्रॉन जो यूरेनियम से निकल के जा रहा है, दैट इज ए हाई स्पीड न्यूट्रॉन, और टकराने के बाद जब उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? थर्मल न्यूट्रॉन। तो थर्मल का मतलब गर्म है ऐसा मत समझिए, थर्मल मतलब उसने वो वेलोसिटी ली है जो वेलोसिटी हाइड्रोजन के पास थी, और क्यों थी? उसकी थर्मल कैरेक्टरिस्टिक के कारण, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर के कारण उसको एनर्जी मिली थी। एनीवे, तो ये इसका नाम क्या हो गया? थर्मल न्यूट्रॉन। तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन के लिए हमने इसका इलाज क्या किया? दिस इज सपोज टू बी कोलाइड विथ मॉडरेटर, जिसने इसकी स्पीड को मॉडरेट कर दिया। कोई जरूरी नहीं है हम हैवी हाइड्रोजन यूज करें, दूसरे मटेरियल भी हो सकते हैं। ऐसे सब मटेरियल को क्या कहेंगे? स्पीड कम करने वाला, मॉडरेटर। सो collide with moderator, speed become less, and convert to thermal neutron। और थर्मल न्यूट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है कि वो उसके अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो बाहर नहीं आएगा, अंदर जाके अटक जाएगा तो उसको वो टूट जाएगा। ओके, सो ये हमने थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया। और ये थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है? एबल टू ब्रेक, एबल टू ब्रेक यूरेनियम। अच्छा, ये तो हमने इसका कंसंट्रेशन कर लिया, ये इंश्योर कर लिया कि ये जाकर न्यूट्रॉन किससे टकराएंगे? यूरेनियम से। इतना सफिशिएंट है। उसके बाद ये हमने जो हिट करने के लिए न्यूट्रॉन लिए थे उसकी स्पीड भी कम कर ली। अब ये न्यूट्रॉन हिट करेंगे, ये यूरेनियम टूटेंगे। अगर ऐसा हो गया तो उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई भी हो सकती है और अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमको एक सिस्टम बनाना पड़ता है, और वो सिस्टम हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। तो उसके लिए इसके अंदर हम कुछ इस तरह के ऐसे रॉड यूज़ करेंगे कि अगर रिएक्शन बढ़ने लगता है तो न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम से न टकराएं, उसके बीच में हम कुछ ऐसे बेरियम या इस तरह के रॉड डाल देंगे जो कि उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और दूसरे यूरेनियम तक नहीं जाने देंगे। अगर नहीं जाने देंगे तो रिएक्शन कम हो जाएगा, बंद होने लगेगा। अगर रिएक्शन स्लो हो जाता है तो फिर हम इसको रॉड्स को उठा लेते हैं, ज़्यादा यूरेनियम को एक्सपोजर मिलता है, ज़्यादा यूरेनियम रिएक्ट करेगा, ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो ये एक कंट्रोल सिस्टम हमको बनाना पड़ता है। सो दिस इज डन विथ कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स ये क्या होते हैं?
एब्जॉर्बिंग रॉड्स, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स, ये हम यूज करते हैं सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन K इज इक्वल टू 1। ये K कहां से आ गया? K इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से समझिए, अगर हमने 100 न्यूट्रॉन हिट किए और सामने 200 न्यूट्रॉन निकले, यानी कि 200 के फिर और बढ़ते जाएंगे 400, 600, 800, तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन K से बढ़कर है 2 के, 4 के। फिर से इसको समझिए, यूरेनियम प्रोड्यूस्ड और fission created divided by fission, we can say input output, सिंपल हम लोग जो लैंग्वेज समझते हैं, fission output divided by fission input, this is K। पहले हमने 100 फिजन किए, उससे न्यूट्रॉन निकले और उससे 200 फिजन हो गए, तो ये एक खतरा है, क्योंकि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे होते जाएंगे एंड इट्स विल मल्टीप्लाई। तो आउटपुट फिजन और इनपुट फिजन, इनका रेशियो K कहलाता है। और K कैसा होना चाहिए? K शुड बी इक्वल टू 1 इन कंट्रोल्ड रिएक्शन। इफ K इज मोर देन 1 तो वो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड ब्लास्ट हो जाएगा। इफ K इज लेस देन 1 तो फिर क्या होगा? आउटपुट कम, इनपुट ज्यादा, तो क्या होगा? धीरे धीरे एनर्जी बननी बंद हो जाएगी, हम बोलेंगे भट्टी बंद हो गई, एनर्जी बंद हो गई। इसलिए K को हमको कहाँ रखना पड़ता है? 1। फिर से व्हाट इज K? जितने फिजन का हम इनपुट दे रहे हैं उससे फिजन का आउटपुट, इन दोनों का रेट कैसा होना चाहिए? 1। दैट इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये पक्का याद रखिए, K रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज फिजन आउटपुट डिवाइडेड बाय फिजन इनपुट। तो इसको हमको 1 रखना पड़ता है। तो ये 3 चीजों को अगर हम कंट्रोल करें तो हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, और इन्हीं 3 चीजों को करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं। नाउ लेट अस सी न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरह से काम करता है। ओके, यूरेनियम रॉड्स की एक सफिशिएंट क्वांटिटी हमने इसमें डाली। किसमें? एक हमने भट्टी बनाई, कोर बनाई। कोर बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मोटे स्टील की होती है। दिस इज मेड विद स्टील, वेरी थिक वॉल, और इसके चारों तरफ भी कंक्रीट की मोटी दीवार होती है, 1 मीटर मोटी दीवार कंक्रीट की, ताकि इसमें से कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं जा सके। ठीक है, तो अंदर में ये कोर है स्टील का, इसके अंदर हमने, और इसके चारों तरफ एक जैकेट होती है। डबल वॉल है ये, डबल वॉल के बीच में जगह है लिक्विड के चलने के लिए। ये कोर है, इसके अंदर हमने फ्यूल रॉड्स रखे। ये फ्यूल रॉड, ये सफिशिएंट क्वांटिटी में फ्यूल रॉड ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। ये सफिशिएंट क्वांटिटी में फ्यूल रॉड्स इसमें डाले, इतनी क्वांटिटी डाली कि इसके न्यूट्रॉन इससे टकराएं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। और ये यहाँ पर इतने फ्यूल रॉड डालते हैं। उसके बाद कंट्रोल करने के लिए कि इसका रिएक्शन का रेट ज़्यादा मत हो जाए, इनके बीच में हमने कंट्रोल रॉड्स डाले। ये कंट्रोल रॉड्स किसके बने होते हैं? कैडमियम। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये जो न्यूट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये उसको बीच में एब्जॉर्ब कर लेंगे, इधर नहीं जाने देंगे, तो रिएक्शन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो जितना इसको ओपन कर देंगे उतना यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है। अगर हमारे रिएक्शन का रेट, इनपुट और आउटपुट
ये इक्वल से ज़्यादा हो जाएंगे तो इसको कवर कर देंगे अगर आउटपुट ज़्यादा होने लगे, और अगर आउटपुट कम होने लगेगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा तो इसको ओपन कर देंगे, रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ओके, हमको कैसे पता लगेगा रेट कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? तो आंसर है हम इसका टेम्परेचर नोट करते रहते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रहा है, और हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर अलाउ नहीं करेंगे, इसको नीचे कर देते हैं। और अगर इसका टेम्परेचर कम होने लगता है मतलब हीट एनर्जी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि बाद वाले फिजन कम हो गए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया, तो इसको हम ओपन कर सकते। सो दिस इज जॉब ऑफ कंट्रोल रॉड्स। उसके बाद एक छोटा सा फीचर हम इसमें और यूज करते हैं, दैट इज सेफ्टी ट्यूब्स। ये जो रॉड रहते हैं, बाई चांस कंट्रोल रॉड्स हमारे खराब हो गए, हमने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद ये नीचे नहीं जा रहे, कहीं फंस गए या कोई और ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होगा? रिएक्शन होता जाएगा और ये एक चेन रिएक्शन बन जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल रॉड्स अगर ऐसे खराब हो जाएं या कोई ऐसा रीजन हो जाए जिससे रिएक्शन कंटिन्यूअस होते जा रहा है और रिस्क हो गया, क्योंकि हम उसको रोक तो सकते नहीं, अगर रिस्क हो गया कि ये ब्लास्ट हो जाएगा, तो क्या करते हैं, इस रॉड के ऊपर हमने एक ट्यूब टांग कर रखी हुई है लेड की। जैसे ही ऐसी इमरजेंसी आती है इस ट्यूब को छोड़ देते हैं, ये ट्यूब ऐसा आके इसको ढक लेती, और लेड क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हर ट्यूब को पूरा का पूरा ऐसा ढक देते, तो उसके न्यूट्रॉन निकलने, दूसरे को हिट करने बंद कर देते। दैट इज नोन एज सेफ्टी रॉड्स। और अदरवाइज प्रोसेस में कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल रॉड्स यूज़ करते हैं कैडमियम की। तो ये कंट्रोल रॉड्स रहते हैं, सेफ्टी रॉड रहते हैं, और ये इससे जो न्यूट्रॉन निकलेंगे उसकी स्पीड कम करने के लिए हमको कोलिजन की ज़रूरत है। वो कोलिजन किससे करवाएंगे? मॉडरेटर से, हैवी वाटर। तो हैवी वाटर से इसके न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, स्पीड कम होगी, फिर आकर वो इसको स्ट्राइक करेंगे, रिएक्शन होगा, इसमें ब्रेकेज होगा और फिजन होगा, और फिजन से एनर्जी निकलेगी। ओके, फिर से कोर किस चीज़ की बनी है? स्टील की। उसके अंदर यूरेनियम हमने सफिशिएंट क्वांटिटी में रखे, उससे जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उसकी स्पीड किससे कम करते हैं? मॉडरेटर से उसकी स्पीड कम करते हैं। स्पीड कम करने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन ज़्यादा फास्ट मत हो जाए उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड उसके रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेस मत हो जाए। और ये किस चीज़ के बने होते हैं? कैडमियम से। तो इसमें आपको हर चीज़ का फंक्शन याद करना है और किस चीज़ का बना है वो याद करना है। ठीक है, कोर का फंक्शन क्या है? हर सिस्टम को अपने अंदर रखना, उसके अंदर ही भट्टी बनेगी। यूरेनियम का काम क्या है? फिजन देना और एनर्जी देना। मॉडरेटर का काम क्या है? जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उसकी स्पीड को कम करना। और मॉडरेटर किसका बना होता है? हैवी वाटर का या लिक्विड ग्रेफाइट का, इसका बना होता है। अभी वाटर भी यूज़ करते हैं, अभी जो हमारा अप्सरा नाम से रिएक्टर बना है वो प्लेन वाटर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये मॉडरेटर हो गया। मॉडरेटर इसकी स्पीड को कम करता है, ये इसको स्ट्राइक करेगा, फिजन होगा, एनर्जी निकलेगी। एनर्जी के कारण इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। वो जो हीट मिली, हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ा, उस हीट को हम बाहर ले जाना चाहते हैं। कैसे बाहर ले जाया जाता है? आंसर है हीट एक्सचेंज करके। किसी दूसरे लिक्विड को गर्म करो और उसकी हीट को बाहर ले जाओ। उसके लिए हमने इसके चारों तरफ एक जैकेट बना दी, ये जैकेट। इस जैकेट में हम कूलेंट सप्लाई करते हैं, लिक्विड। ये लिक्विड किसका होता है? इट इज आइदर लिक्विड सोडियम और प्रेशराइज्ड वाटर। बहुत ज़्यादा प्रेशर पे वाटर होता है ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। सो अप टू वेरी हाई टेम्परेचर इट रिमेन लिक्विड, या लिक्विड सोडियम यूज़ कर लेते। ये क्या काम करता है? यहाँ से जब ये जाएगा इसके साथ टच होगा, वॉल के साथ इससे टच होके इसकी हीट ले लेगा। इसकी हीट ले लेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम।
और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी हीट यहां से यहां आ गई। दिस इज ए हीट एक्सचेंज। ये जब यहां पर हीट आ जाएगी तो इसको हम ऐसा ऊपर से निकाल लेते हैं। अब इसके कंपैरिजन में ये वाला जो हमको लिक्विड मिल रहा है, दिस इज वेरी हॉट लिक्विड। समझ लीजिए ऑलमोस्ट 500-700 डिग्री टेम्परेचर का ये लिक्विड है। अगर ये इतना हाई टेम्परेचर का लिक्विड होता है, इसमें इतनी ज्यादा हीट होती है, यहां से जाता है, इट मे बी ऑफ लो टेम्परेचर, सपोज ये 200 का है, इससे गर्म होके कितना हो जाता है 500, तो इसकी हीट निकलते जाती है। चूंकि इसकी हीट निकलती है इसलिए ये ब्लास्ट नहीं हो सकता, गलेगा नहीं, इसीलिए इस लिक्विड को हमने क्या नाम दिया, कूलेंट। कूलेंट का मतलब क्या होता है, जो कूल करेगा। किसको कूल करेगा, इस कोर को कूल करेगा। तो ये कूलेंट यहां से जाएगा और दूसरा काम ये क्या करता है, हीट को स्टोर कर लेता है अपने में। अब ये जो 500 डिग्री का यहां पर हमको लिक्विड मिल रहा है, दिस इज हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी। यही एनर्जी हमने न्यूक्लियर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर लिया, हीट एनर्जी में। यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। ओके, तो यहां से जो 500 डिग्री का कूलेंट यहां पर आता है, यहां पर हम इसको एक पानी के टैंक में से लेके जाते हैं। पानी के टैंक में इसको इतना घुमाते हैं कि पूरा पानी 500 डिग्री आ जाएगा, 400 डिग्री आ जाएगा। अब 100 डिग्री के बाद वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वाटर भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। तो ये वाटर की यहां पर स्टीम बन गई। इधर से हमने वाटर सप्लाई किया और इधर से क्या निकली, स्टीम। इस तरह से यहां से हमने स्टीम कन्वर्ट कर लिया। याद रखिए कूलेंट और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते। ये ट्यूब के अंदर चल चल के यहां आ गया, इसने अपनी हीट पानी को दी, यहां से पानी गया तो ठंडा था, यहां जाते जाते स्टीम में बदल गया। ये यहां आया 500 डिग्री था, नीचे आते आते ठंडा हो गया 200 डिग्री। ये जो 200 डिग्री आया, इसने अपनी हीट इसको दे दी और यहां फिर से चला दोबारा हीट लेने के लिए। फिर यहां से हीट लेके आता है, फिर इसको देता है, फिर यहां से हीट लेके आता है, फिर इसको देता है। सो दिस इज हीट एक्सचेंजर। ये हीट को लेके क्या करता है, उस हीट से इसकी स्टीम बनती है और स्टीम से हमारे पावर हाउस चलते हैं। जैसे कोयले से स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन चलेगी, टरबाइन से जनरेटर चलेगा और जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। तो इसमें मेन न्यूक्लियर रिएक्शन का कहां पर काम है, यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन का काम है। हियर न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, एंड हीट एनर्जी के बाद का सिस्टम तो वही है जो हमारे कोयले से हीट बनाकर होता है, पेट्रोलियम से हीट बनाकर होता है। किसी भी चीज से हीट बना के हम स्टीम बनाते हैं और स्टीम से पावर हाउस चलाते हैं। तो यहां पर इसकी हीट यूज करते हैं। सो दिस इज द कोर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोर की वर्किंग कैसे होती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसके पार्ट्स आपको समझ में आ गए। वी कैन से दिस इज कोर नंबर 1, फ्यूल रॉड्स नंबर 2, moderator number 3, cadmium control rods number 4, and safety number 5, coolants number 6, and 7 is dome. ये इस पूरे स्कोर को एक कंक्रीट के डोम के अंदर ये ऐसा रखते हैं, ये, और ये कंक्रीट का डोम है जो आपको फोटोग्राफ में दिखता है। जहां कहीं आप न्यूक्लियर स्टेशन देखेंगे, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर कंक्रीट का दिखेगा, दैट इज दिस। ये 1 मीटर मोटे कंक्रीट का होता है और इसका पर्पस क्या है, दिस इज कंक्रीट। वही सेफ्टी पर्पस है इसका। इट विल नॉट अलाउ द रेडिएशन टू कम आउट। ठीक है, ये उसके लिए। इसके अंदर जो लोग काम करते हैं सबकी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म्स रहती हैं, लेड की बनी हुई और दूसरे मटेरियल की बनी हुई, ताकि अगर बाहर से कोई न्यूट्रॉन आते हैं, अल्फा पार्टिकल आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, गामा रेज आती हैं,
सबको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी में कोई एक्शन नहीं होता. So that is a precaution they take as safety precaution. So this is how in a nuclear reactor energy is created and energy is converted to electricity. और इसके रिएक्शन हम पहले ही लिख चुके हैं. एक चीज हमको बस सिर्फ इसमें नोट करनी है, कितनी एनर्जी निकलती है. The energy released per fission of uranium nucleus is nearly, ये पहले हम लोग कर चुके हैं, कितनी आती है, करीब करीब 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये इतनी एनर्जी इसमें पर फिजन निकलती है. अब इसमें बहुत सा रिस्क भी होता है. बेनिफिट, ह्यूज एनर्जी फ्रॉम small quantity of uranium. कोयले की खदानों में कोयला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी के सोर्स नहीं रहेंगे. उस समय यूरेनियम हमारे बहुत हेल्प करेगा एंड दिस इज ए गुड स्टोरेज ऑफ एनर्जी. तो अभी से हम उसके प्लांट्स लगाने शुरू करते हैं एंड वी हैव लॉट मेनी प्लांट्स. उसकी लिस्ट आप पूरी नेट पर देखिए, कितने इंडिया में कितने प्लांट्स हैं जो कि अभी इससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं. सो दिस इज द बेनिफिट. पर इसके रिस्क बहुत ज़्यादा हैं. एक तो ये है कि अनकंट्रोलेबल ब्लास्ट हो सकता है, और दूसरा अगर ब्लास्ट नहीं भी होता है तो इसमें रेडिएशन लीकेज बहुत होता है. रेडिएशन लीकेज, यूरेनियम को जब एनरिचमेंट करते हैं तो एनरिचमेंट करते समय उसकी जो कचरा निकलता है, वेस्ट, उस वेस्ट में बहुत सा यूरेनियम चला जाता है. तो वो जो वेस्ट रहता है वो रेडियो एक्टिव होता है. और अगर रास्ते में उसका पानी किसी ने पी लिया, उसका पानी किसी ने यूज़ कर लिया, तो उसकी बॉडी डैमेज हो जाएगी रेडियो एक्टिव मटेरियल से. इसके बाद जिस यूरेनियम का रिएक्शन हो जाएगा, उसके डॉटर मटेरियल वाला जो वेस्ट बचेगा उसको भी निकाल के कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा. जैसे हम यहाँ पर ऐश को स्टोर करते हैं, ऐश हैज़ बिकम ए प्रॉब्लम. उसी तरह से यूरेनियम की जो वेस्ट निकलती है एनरिचमेंट करते समय और प्लांट के बाद, यूरेनियम वेस्ट, ये यूरेनियम वेस्ट भी रेडियो एक्टिव होती है. रेडियो एक्टिव होती है. इसमें से लगातार गामा रेज निकलते रहती हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं. और ये जहाँ जहाँ जाएगी, अगर इसको पानी के साथ मिलाकर हम फ्लो करा देंगे, जिस नाले में जाएगी, जिस नदी में जाएगी, जहाँ तक जाएगी, सब जगह रेडियो एक्टिविटी होगी. और रास्ते में जितने लोग इसको हाथ लगाएं, पिएं, कहीं भी यूज़ करेंगे, दे विल गेट पॉल्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी. उनकी बॉडी उससे अफेक्टेड होगी. दिस इज़ ए बिग रिस्क. इसलिए इसका कंट्रोल बहुत टाइट और बहुत ज़रूरी कंट्रोल है यूरेनियम वेस्ट का. सो दीज आर दी रिस्क इन दिस. This risk is radiation leakage. This is a very big risk. So
but we need energy, so we use it with all the precautions. So हमारे यहाँ ये जो रिएक्शन आपने देखे, इस रिएक्शन में हमने यूज किया है यूरेनियम 235। U235 से ये रिएक्शन बड़ी आसानी से होता है। U236 बनेगा और 236 के दो टुकड़े जल्दी होते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, इंडिया में जो यूरेनियम मिलता है वो यूरेनियम का न्यूक्लियस इससे भी बड़ा होता है, दैट इज U238। U238 यानी इसमें न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, पर U238 के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि इसको जब हम न्यूट्रॉन से हिट करते हैं तो ये टूटता नहीं है, दैट इज ए प्रॉब्लम। तो ये वाले जो रिएक्टर होते हैं, ये रिएक्टर U238 पे काम नहीं करते। इसके लिए हमको एक दूसरी प्रोसेस करनी पड़ती है। उसमें न्यूक्लियर का रिएक्शन किस तरह से होता है, तो इस U238 पर जब हम एक न्यूक्लियर से हिट करेंगे, न्यूट्रॉन से हिट करेंगे, दिस विल कन्वर्ट इनटू 239 और ये हो जाएगा 94, नो 239 92 ये, एंड दिस इज ए अनस्टेबल यूरेनियम। ये जो अनस्टेबल यूरेनियम है ये तुरंत टूट जाता है और टूट के इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एंड वन विल बी 239 93 239 93 नेपच्यूनियम प्लस 1 न्यूट्रॉन। ये इसमें से ऐसे निकल जाता है। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये 92 का 93 हो गया, इसका नाम बदल गया। ये जो नेपच्यूनियम बनता है, दिस इज अगेन अनस्टेबल, ये भी रुकता नहीं है, दिस इज ऑल्सो हाईली रेडियो एक्टिव और ये तुरंत टूट जाता है। ये जब टूटता है तो इसके दो टुकड़े हो जाते हैं और ये 239 93 ओके, हाँ, दिस कन्वर्ट्स टू प्लूटोनियम प्लस इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये इसका रिएक्शन होता है। सॉरी, आई शुड राइट करेक्टली, if it is 94 it will be plutonium। ये इसका रिएक्शन होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलने से, तो 93 की जगह 94 प्रोटॉन हो गए। टोटल मास उतना ही रहता है, टोटल मास 239 है, एक न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन बन गया तो इसका नंबर बढ़ गया, तो 93 से क्या हो गया 94। अगर इसका नंबर चेंज हो गया तो इसका नाम भी चेंज हो गया, नाम चेंज हुआ तो अब इसका नाम क्या है, प्लूटोनियम। ओके, इस तरह से प्लूटोनियम बना। ये प्लूटोनियम फिर ये भी अनस्टेबल होता है और ये प्लूटोनियम से आगे बढ़ के इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा He24। अगर इसमें से He24 निकल गया तो 4 निकला तो ये कितना बचा
235, इसमें 2 गया तो कितना बचा 92, 235 92. सो दिस कन्वर्ट्स टू 235 92 और हमको मालूम है 235 92 क्या होता है. अगेन यूरेनियम, दिस इज U235 और U235 का रिएक्शन यहां हो रहा था. इस तरह से हम 238 को देखिए न्यूट्रॉन से हिट करते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन से. ये क्या बनता है 239, 92 और इसमें से एक न्यूट्रॉन निकलेगा और ये 92 से ये प्रोटॉन बन गया 93, 239 ही रहेगा. दिस बिकम नेपच्यून और इसमें से 239 93 इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलने से ये क्या बन जाएगा प्लूटोनियम. तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इनसे भी नंबर चेंज होते जाएंगे. ओके, तो यहाँ पर ये बन गया 93 से 94 क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. ओके, 94 वाले को क्या बोलेंगे प्लूटोनियम. अब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला 2 और 4, माइनस करिए 2 और 4 तो क्या बचा U235. दिस इज डन इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है. दिस इज अवेलेबल विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड सम अदर डेवलप्ड कंट्रीज. लेकिन 238 U238 इंडिया में बहुत मिलता है पर हम उसको यूज़ नहीं कर पाते. हमारे जितने भी रिएक्टर हैं वो सब रिएक्टर किसको यूज़ करते हैं U235. फास्ट ब्रीडर का पहला रिएक्टर अभी बन रहा है इंडिया में, होपफुली जल्दी बन जाएगा. लेकिन अभी तक जितने हैं वो सब U235 यूज़ करते हैं. सो यूरेनियम वी हैव टू इम्पोर्ट. वो अब हम ऑस्ट्रेलिया से, यूरोपियन कंट्रीज से और रशिया से, बाकी जगह से इंपोर्ट करते हैं और उसी से ही फिर फ्यूल बनाते हैं. और जब ये बन जाएगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर देन वी विल बी एबल टू यूज आवर ओन फ्यूल बाय U238. सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी ऑफ फिजन एंड एनर्जी थ्रू फिजन. अभी तक हमने यही पार्ट पढ़ा है कि फिजन से एनर्जी कैसे बनती है. अब हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे कि फ्यूजन से एनर्जी कैसे बनती है, उस एनर्जी के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या रिस्क हैं, वेदर वी कैन मेक इट और वी कैन नॉट मेक इट. ठीक है, ओके, सो वी क्लोज इट टुडे.